फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2019 के प्रैक्टिस सेट की, जो कि हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए। आपको 2-3 वीडियो स्क्रॉल करके वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। माय कॉमर्स इन्फो के नाम से 2 ग्रुप बने हुए हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। एक डिस्कशन पर्पज से है और एक पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि 2019 में किस किस चैप्टर से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन है जर्नल इजाब। जर्नल क्या है? मेमोरेंडम बुक है, सेकेंडरी बुक है, प्राइमरी बुक है, या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर करिए। देखिए, जर्नल की बात करें तो जर्नल आप सबको पता है कि जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जर्नल की बात करते हैं, उसके बाद लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है। तो जर्नल क्या हुई? हमारी प्राइमरी बुक हुई, सबसे पहले प्रिपेयर की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा प्राइमरी बुक राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर? आंसर करिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर के द्वारा, यानी कि जिस भी कस्टमर का अकाउंट है बैंक में, वो पासबुक और कैश बुक दोनों का बैलेंस चेक करने के लिए, दोनों को आपस में बैलेंस देखने के लिए कि सही आ रहा है या नहीं, वो इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? अब इसमें से कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? कैश बुक, लेजर, जर्नल, या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? आंसर करिए। देखिए, आपने ये सभी प्रिपेयर किए होंगे, कैश बुक, लेजर एंड जर्नल। इन सब में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आंसर सही होगा। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दीज। आंसर करिए, जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग कहते हैं कि मैं आपको ज्यादा ना समझाऊं, इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। देखिए, करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जिसमें जिसकी जो पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर हो। तो आप सबको पता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सभी का टाइम पीरियड कितना होता है? लेस देन 1 ईयर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही हमारे करंट लायबिलिटीज के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। यानी कि एक पर्सन जो कि मनी लेगा फर्म से, वो क्या कहलाएगा? डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम डेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं की जाता? गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक, या फिर कैश? बहुत ही सिंपल है। टेंजिबल की बात आ रही है, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं। देखिए, फर्नीचर टच कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए गुडविल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट का, वो किस तरह का है? सॉरी, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या है? कैश इन हैंड, अमाउंट रिसीवेबल, इनकम अर्न, या फिर अमाउंट पेबल? क्या शो करता है? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमाउंट पेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस क्या है? एन अकाउंट, सब्सिडरी बुक, अ लिस्ट, और फाइनल अकाउंट?
देखिए हम लोग कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर सारी चीज़ों का को डिटेल में वहाँ पे गिवन होती हैं, यानी कि एक यहाँ पर लिस्ट की तरह बताई जाती हैं सारी चीज़ें इसके अंदर। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमारा एक लिस्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट इज। अब एवरेज ड्यू डेट क्या है? मिडिल डेट ऑफ करंट अकाउंट, सर्टेन डेट डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, एवरेज डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग, बताइए। देखिए एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट निकालना जिसमें अब आप पेमेंट कर पाए, यानी कि एवरेज ड्यू डेट इज अ एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज या फिर असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। आंसर करिए। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी सही फंडामेंटल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेक आर। अब कितनी तरह की क्रॉसिंग होती हैं? 2, 3, 4 एंड 6। देखिए ये भी सिंपल है, हमारी जो क्रॉसिंग होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल क्रॉसिंग, एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए चेक में सिर्फ दो लाइन खींच देते हैं उस और उसमें लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली, ये हमारी जनरल है, या फिर सिर्फ लाइन खींच देना जनरल है। और स्पेशल वो होती है जब चेक में दो लाइन खींच के इस पे हम लिखते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, या फिर हम अगर इसमें लिख दें यूनियन बैंक, यानी कि किसी भी बैंक का नाम लिख दें तो पर्टिकुलर उसी बैंक में पेमेंट होगा, वो हमारी कहलाती है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following may have both debtor or creditor balance? Only cash column of cash book, only cash column of cash book, both bank and cash column, और neither bank और nor cash column। बताइए कौन सा होता है जो सिर्फ हमारा जो दोनों डेटर और क्रेडिटर बैलेंस रखता है, यानी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है ये सिर्फ डेबिट बैलेंस रखता है, क्रेडिट नहीं रखता है। यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों पूछा गया है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सॉरी बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द लोएस्ट एनक्लोजर ऑफ फिलिंग इज द फाइल, क्या है? वायर फिलिंग, हैंगिंग फिलिंग, फिलिंग नहीं सॉरी फाइलिंग, स्टैंडर्ड फाइलिंग या फिर बोथ बी एंड सी। क्या होगा? वायर होगा, हैंगिंग होगा, स्टैंडिंग होगा। यहाँ पे लोएस्ट एनक्लोजर की बात की जा रही है, यानी छोटे व्यवसाय की। देखिए छोटे व्यवसाय की बात करें तो वहाँ पे वायर फाइलिंग हमारा सही होगा, तो ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं ट्रांजेक्शन्स में, इसलिए एक वायर पे के थ्रू ही वो सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसमें हैंग करके। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल? 1, 2, 3 एंड 4। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो यहाँ पर होती हैं वो हमारी, आप बताइए फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी होंगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल? देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टू टाइप्स की हमारी फोल्डर फाइल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन। अब जो आइडियल फाइलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? कैपिटल पे, प्रोडक्शन पे, कंस्ट्रक्शन पे या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस पे? अभी अभी मैंने आपको ये समझाया है।
जो हमारी फाइलिंग सिस्टम होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा शॉर्ट बिजनेस है, लॉन्ग बिजनेस है, किस तरह की वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फ्रिक्वेंटली पेपर्स आते हैं या फिर बहुत कम टाइम के बाद पेपर्स आते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ पे डिपेंड करेगा हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब साइन कार्ड का यूज किस तरह होता है, कार्ड इंडेक्सिंग या फिर वोवेल इंडेक्सिंग, लेटर बुक इंडेक्सिंग या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग, बताइए। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है साइन कार्ड। साइन कार्ड का मतलब कार्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन वी सीन इन द विजिबल इंडेक्सिंग टुगेदर, सेवरल, 5, 10 या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है विजिबल। विजिबल इंडेक्सिंग में तो आप जितने कार्ड उसमें इन्वॉल्व हैं यानी कि उसमें रखे हुए हैं उतने सब दिखाई देंगे, इसलिए ऑप्शन ए सेवरल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इक्विपमेंट यूज टू क्विकली फाइंड लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग, इंडेक्सिंग, कॉपिंग, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन, बताइए। देखिए जब हम कोई भी चीज को फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंडेक्स पे जाते हैं, तभी तो हम पता लगाते हैं कि इस पेज पर हमें ये चीज मिलेगी, इस पेज नंबर पे। तो वहाँ वो हमें कहाँ मिलती है, इंडेक्स में, पेज नंबर, इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 का पेपर बहुत सिंपल था, अगर आप थोड़ा सा सेंस से भी करेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेटर बुक इंडेक्स इज यूज्ड। अब लेटर बुक्स जो है इंडेक्स वो यूज की जाती है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए लेटर बुक की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल बिजनेस में ही होगी, क्योंकि देखिए अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट आएंगे, बड़ी फर्म होगी, तो एक लेटर के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, तो आप उनमें से भी पर्टिकुलर एक नाम सर्च करना बहुत मुश्किल है, तो ये स्मॉल बिजनेस में ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। और एक और चीज याद रखिए, लेटर बुक्स इंडेक्स जो है सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोवाइड सर्विसेज, अर्न प्रॉफिट, वेलफेयर ऑफ पीपल या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए कॉमर्शियल की बात की जा रही है इसलिए अर्न प्रॉफिट राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आजकल जो बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि फुल्ली किस पे बेस्ड होती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या पीपल पर, इसलिए यहाँ पे अर्न प्रॉफिट हमारा करेक्ट होगा और यही आंसर सही माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया सेंट्रल बैंक इज, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर किसी को पता होगा। नेक्स्ट है, रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड्स। अब रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो किससे गुड्स परचेस करते हैं, होलसेलर से, कस्टमर से, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर टू प्रोड्यूसर। तो आप इसकी चेन याद रखिए, सबसे पहले क्या आता है, होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर की बात की जा रही है तो किससे परचेस करेगा, होलसेलर से, और होलसेलर के ऊपर क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इस तरह चैन चलेगी तो रिटेल किससे परचेस करेगा, होलसेल से, होलसेल करेगा प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी सप्लाई या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए क्रेडिट हम किस तरह से कंट्रोल करके चल सकते हैं। देखिए क्रेडिट कंट्रोल की बात की जा रही है तो ये एक्सपेंशन से कंट्रोल हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन से कंट्रोल हो सकता है, अगर इसकी करेंसी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन किया जाए, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से राइट नहीं होते, एक्सेप्ट डिपॉजिट का, इंटरेस्ट पेड का, करेंसी इंश्योरेंस का या फिर मनी सप्लाई का, बताइए। देखिए करेंसी इशुएंस यहाँ पे ही गलत होगा, क्योंकि करेंसी को इशू करने का राइट कॉमर्शियल बैंक का नहीं होता, ये होता है आरबीआई का काम,
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी के लिए प्राइस इलास्टिसिटी हमारी कैसी होगी बताइए। 0, 1, मोर देन 1 या फिर लेस देन 1। देखिए यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी की बात की जा रही है और आप सबको पता है कि इसेंशियल कमोडिटी चाहे उसका प्राइस कितना भी हो जाए आपको परचेस करनी ही करनी है क्योंकि वो आपके लिए इसेंशियल है। इसलिए यहाँ पर उसकी प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो वो होगी यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज इफ। बहुत बार क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ और हर बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो एज इट इज इसको याद कर लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है कब? जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन डिक्रीज होगा, कंजम्पशन स्टेबल रहेगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज कब होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट होगी उसको कंज्यूम करेंगे। जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, आपने एक ब्रेड खाई, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिला, यूटिलिटी आपकी हाई। आपने दूसरी ब्रेड खाई यानी कि अब आपकी थोड़ी भूख शांत हुई, तो यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी अब क्या है उस पहले से थोड़ी कम हुई लेकिन मिली। फिर आपने तीसरी ब्रेड खाई, अब आपका पेट फुल हो चुका है तो आपको क्या है मार्जिनल यूटिलिटी जो ब्रेड के इक्वल आ गई। अब आप जब पेट आपका भर चुका है, अब आप एक्स्ट्रा एक और ब्रेड लेंगे तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे क्या है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि अब आपको सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ कम होना शुरू हो जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज तब होती है जब हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता चला जाता है और एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव चला जाएगा। यानी कि जब आप किसी भी चीज का ओवरडोज लेंगे तो आपको उस चीज से नफरत हो जाएगी या फिर उससे आपको जो भी पहले अच्छा लग रहा था उस चीज को कंज्यूम करके अब आपको उतनी ही वो चीज बुरी लगने लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कंजम्पशन विल इंक्रीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर? रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या फिर ये जेके मेहता। बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी हमारी अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ, जेके मेहता, रॉबिन्स या फिर मार्शल। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं हमारे एडम स्मिथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम आर रिलेटेड। किससे होती है? नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या फिर अपोजिट? डिमांड और इनकम का कैसा रिलेशन होता है आप सबको पता है? बताइए। डिमांड एंड सप्लाई तो नेगेटिव रहते हैं। अब बता दीजिए, मैंने आपको एक क्लू दे दिया। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव, क्योंकि इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है सब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्राइस का भी यही रहता है, डिमांड एंड प्राइस का। नेक्स्ट है इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 देन डिमांड लाइन इज। यानी कि जब डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो डिमांड कैसी होगी? पैरेलल ऑफ एक्स, पैरेलल ऑफ वाई, फॉलिंग फ्रॉम अपर टू लोअर, राइजिंग फ्रॉम द बॉटम। बताइए। देखिए अगर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो 0 जा रही है, इट मीन्स वो पैरेलल किसके हो चलेगी? वाई के। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट इज। अब सॉल्ट के लिए प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिविटी इन इलास्टिक? बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिविटी इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्कॉलर गिव द आइडिया दैट द यूटिलिटी इज मेजर्ड? किससे? हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? बताइए किसने दिया था कॉन्सेप्ट?
देखिए यहाँ पे पेरेटो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि यूटिलिटी जो है वो हमारी मेजर की जा सकती है, और ये मेजर किस में की जाती है, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी किसने दी थी, रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिकार्डो ने दी थी रेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए, समझने वाली बात नहीं है। एग्रीकल्चर रेंट प्रिंसिपल के फादर भी कहे जाते हैं रिकार्डो। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लैंड प्रोडक्शन जो कि लैंड ओनर का है, उसके बेसिस पर ये पूरी थ्योरी दी गई है कि किस तरह से लैंड रेंट और जो एग्रीकल्चर होता है उसके बेसिस पर किस तरह से इसका रेंट डिसाइड किया जाता है, किस तरह से सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो रेंट थ्योरी एक अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे रेंट थ्योरी आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, तो आप इतना याद कर लीजिए, रेंट थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी रिकार्डो ने। नेक्स्ट है, ल्यू ऑफ सर्विस टू द लेबर इज बेस्ड, दिस स्टेटमेंट इज। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, लीव ऑफ सर्विस टू लेबर इज बेस्ड, यानी कि श्रम के साथ क्या चलता है, वेज चलती है, ये किसने कहा था। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप जितना श्रम करेंगे उतनी आपको वेजेस मिलेगी। प्रोफेसर जीट, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन या फिर प्रोफेसर माल्थस, बताइए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट है, लेबर इज एन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव, इनएक्टिव, डायनेमिक या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। लेबर कैसा प्रोडक्शन है, एक्टिव है, इनएक्टिव है। देखिए सिंपल है, लेबर एक एक्टिव प्रोडक्शन की तरह यहाँ पे एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, वेज आर रिवार्ड आर द रिवॉर्ड ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ लेबर, ऑफ रेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। अब आप खुद सोचिए, वेजेस जो है वो हमें कब दी जाती है, रेंट के बिहाफ पर, लेबर के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर, क्योंकि जब हम लेबर करेंगे तभी वेजेस मिलेगी, उसका रिवॉर्ड है ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट, ऑफ शेयर्स, ऑफ फूड्स, ऑफ गोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। देखिए राइट आंसर है यहाँ पे, कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाता है शेयर्स का। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात करते हैं कैपिटल मार्केट में, और शेयर हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल मार्केट, करेंसी इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज इन करेंसी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। देखिए कैपिटल मार्केट की बात की जा रही है, तो कैपिटल मार्केट में ये दोनों फैसिलिटी हमें मिलती हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज को करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, और जो हमारी करेंसी सिक्योरिटीज हैं उन्हें हम करेंसी में करा सकते हैं, यानी कि दोनों हो सकती हैं आपस में कन्वर्ट जब भी कस्टमर चाहे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लो ऑफ कैपिटल, अरेंज कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल का फ्लो भी होता है, अरेंज भी की जाती है कैपिटल, और ट्रांसफर भी होती है सिक्योरिटी, जो कि अभी मैंने आपको बताया, करंट सिक्योरिटीज कैश में और कैश सिक्योरिटीज में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज। अब कैपिटल मार्केट से क्या रिलेटेड है, असिस्टेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डुअल रोल ऑपरेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। देखिए कैपिटल मार्केट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट के बहुत चांसेस होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। और डुअल रोल ऑपरेशन भी प्ले करता है। डुअल रोल कैसे है, जैसे कि मैंने आप बताया था कि सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में, कैश को सिक्योरिटीज में। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज।
डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवेंचर, प्रेफरेंस और स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सभी लॉन्ग टर्म के सोर्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी आइडिया लग जाए कि 2019 में किस तरह का पेपर पूछा गया था। और हिंदी में देखना है तो आप हिंदी भी देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगी हिंदी में इस पेपर का, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड देन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया था। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो होती है कब, जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड होती है, इसलिए ऑप्शन ए करे जीरो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस क्या होगा, बताइए। देखिए टोटल कॉस्ट हमारी तब इक्वल होगी जो हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स बुक। अल्फ्रेड मार्शल की बुक का क्या नाम है। वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर अ गाइड टू इकोनॉमिक्स, बताइए। तो इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत फेमस थी और ये बहुत बार पूछी जाती है, तो नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में हो सकता है इस बार भी पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन बिटवीन स्पेशल क्रॉसिंग। नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या फिर अमाउंट टू पे, बताइए। अभी अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया ये क्वेश्चन। देखिए जब भी हम स्पेशल क्रॉसिंग करते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं बैंक का नाम, जिससे कि वहाँ पे और भी सिक्योर हो जाता है हमारा चेक, जिससे कि गलत पेमेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं वेयर द चेक इज पेड बाय क्रॉसिंग। ऑन द बैंक विंडो, बाय बैंक अकाउंट, एट द कस्टमर होम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आप सबको पता है कि क्रॉसिंग किस लिए की जाती है, जिससे कि उसका पेमेंट विंडो पे ना होके बैंक के अकाउंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूडेड चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस, चेक ऑफ बैंक बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कैश या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए जब भी हम किसी भी ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, ट्रायल बैलेंस को चेक करना, बैंक बैलेंस को चेक करना, वेरिफिकेशन करना कैश का, वाउचिंग से उनको वेरीफाई करना, ये सब काम हमारे ऑडिट प्रोग्राम के होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे जो ऑडिट है वो कॉस्ट ऑडिट किसी के द्वारा भी कंडक्ट कराई जा सकते हैं। अगर किसी को भी डाउट होता है तो गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, वो करा सकती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करा सकती है या फिर ट्रेड एसोसिएशन को कोई भी डाउट लगता है तो वो करा सकती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑडिटर इज एन। अब एक ऑडिटर क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर अकाउंटेंट। तो आप सबको पता है एक ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह वर्क करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। कोई भी उनको अपॉइंट करे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे शेयर होल्डर्स, उनकी ड्यूटी है ट्रू पिक्चर बतानी कंपनी की कि कंपनी किस तरह काम कर रही है। उनको किसी के दबाव में आके काम नहीं करना है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, जो उन्हें लगता है कंपनी में वो वही पिक्चर बाहर शो करते हैं, ठीक है, वही वो अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स या फिर गवर्नमेंट, बताइए। यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात की जा रही है, तो आप सबको पता है कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के विद इन 13 डेज
कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और जैसा कि हमको पता है कि 13 डेज में कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं जो अपॉइंट करें, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ अपॉइंट करते हैं, बाद में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2019 का प्रीवियस पेपर कॉमर्स का। होप यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा, और 2000 जो हमने 20 का पेपर डिस्कस किया था वो भी आपने देख लिया होगा। तो लगभग आपको दोनों पेपर से आइडिया लग गया होगा कि 2019 का पेपर जो था बहुत ही हलवा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में 2020 का पेपर जो है थोड़ा टफ है। तो हो सकता है कि 2021 में फिर से हलवा आए, या फिर हो भी सकता है कि फिर से मॉडरेट आए। तो आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, सिर्फ एवं ही सोच के नहीं जाना है कि हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर से तुक्का मार के अच्छे से तैयारी करनी है। और हाँ, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 2020 में न्यूमेरिकल पार्ट भी काफ़ी पूछा गया था। और कोई भी डाउट लगता है टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो प्लीज़ एक बार बेल आइकन पे क्लिक करके भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि ठीक से वो प्रेस ना हुआ हो, तो इस वजह से आपको नोटिफिकेशंस ना जाता हो। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।